Hello everyone, welcome you all in your YouTube channel ASR. I am back with a new video. Guys, मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ स्टेट लेजिस्लेचर डिस्कस करने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका स्टेट लेजिस्लेचर का हर एक डाउट खत्म हो जाएगा। आपको बस ये वीडियो लास्ट तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स बिगिन। गाइज, स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बता देता हूं। स्टेट लेजिस्लेचर भी ठीक वैसे ही काम करता है एक राज्य के ऊपर, जैसे गवर्नमेंट काम करती है, जैसे इंडियन गवर्नमेंट काम करती है इंडिया के ऊपर, वैसे ही स्टेट लेजिस्लेचर काम करता है एक राज्य के ऊपर, ठीक वैसे ही जैसे गवर्नमेंट काम कर रही है इंडिया के ऊपर। चलते हैं अपनी पहली स्लाइड में। स्टेट लेजिस्लेचर में भी दो हाउसेज होते हैं। पहला है द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी लोअर हाउस, जैसे कि हमारी पार्लियामेंट में लोकसभा लोअर हाउस है, वैसे ही लेजिस्लेचर में हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है, हमारा लोअर हाउस है। दूसरा है हमारा द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि हमारा अपर हाउस है, और पार्लियामेंट में हमारा अपर हाउस क्या है, राज्यसभा। द गवर्नर एंड गवर्नर क्या होता है, जैसे प्रेसिडेंट काम करता है इंडिया के ऊपर, ठीक वैसे ही गवर्नर काम करता है एक राज्य के ऊपर। मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट इन इंडिया हैव ओनली असेंबली इज कॉल्ड यूनिकैमरल सिस्टम। जो मेजॉरिटी ज्यादातर स्टेट्स हैं जो इंडिया में, भारत की ज्यादातर राज्यों में सिर्फ असेंबली है, यानी लोअर हाउस है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है कोई, तो हम उसे क्या कहते हैं, जहां सिर्फ एक हाउस है, मानी जहां सिर्फ लोअर हाउस है, जहां सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसे क्या कहते हैं, यूनिकैमरल सिस्टम कहते हैं। आर्टिकल 168 to 212 in part 6 of the constitution deals with the organization, composition, duration, officers, procedures, privileges, power and so on of the state legislature। मतलब जो आर्टिकल्स है हमारे 168 to 212 ये आते हैं हमारे पार्ट 6 में, और ये डील करते हैं इनमें, मतलब क्या लिखा गया है, इनमें लिखा गया है ड्यूरेशन लिखी गई है, कितनी ड्यूरेशन होती है, ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन मतलब ऑफिसर मतलब बनते कैसे हैं, क्या बोलते हैं, इनकी पावर्स क्या क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर की पावर्स क्या क्या है, ये सब हमारे आर्टिकल्स 168 to 212 में दिए गए हैं, और ये हमारे आर्टिकल्स किस में आते हैं, पार्ट 6। अब है हमारा दो माने होता है हालांकि, दीज आर सिमिलर टू डेथ ऑफ पार्लियामेंट, देयर आर सम डिफरेंस एज वेल। क्या बोलते हैं, सिमिलर है हमारे पार्लियामेंट जैसा, जैसे हमारा पार्लियामेंट काम करता है वैसे ही हमारा स्टेट लेजिस्लेचर काम करता है, पर इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यूनिकैमरल सिस्टम एंड बाइकैमरल सिस्टम। इन एनी स्टेट इफ द both the assembly and the legislative council are present, it is called bicameral system। अगर किसी स्टेट में असेंबली भी है और काउंसिल भी है, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों ही है, तो हम उसे कहते हैं बाइकैमरल सिस्टम। एज ऑफ नाउ ओनली 6 स्टेट आर बाइकैमरल, दे आर, अब सिर्फ 6 ही स्टेट ऐसे हैं जहां मतलब हमारी असेंबली भी है और काउंसिल भी है। वो है हमारे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। यही 6 स्टेट हैं जो हमारे बाइकैमरल हैं। पहले इसमें जम्मू एंड कश्मीर भी था, पर अब जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट नहीं रह गया है, उसे किसमें, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। जम्मू एंड कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, और अगला है लद्दाख। और हमारा तमिलनाडु के पास भी क्या था, पहले बाइकैमरल था, पर 1996 में उसकी भंग कर दी गई, उसमें सिर्फ असेंबली रह गई, लेजिस्लेटिव काउंसिल को हटा दिया गया। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। लेजिस्लेटिव काउंसिल को ही हम विधान परिषद कहते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल हमारी विधान परिषद है, और अपर हाउस भी हम इसी को कहते हैं, और सेकंड चैम्बर और हाउस ऑफ द एल्डर। अब मैं आपको ये याद करने की ट्रिक बताता हूं कि हाउस ऑफ द एल्डर किसे कहते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल और हाउस ऑफ द एल्डर। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसी को हम हाउस ऑफ द एल्डर्स कहते हैं, कि जो बड़े लोगों का घर है, यानी बड़े लोगों का घर, उसे हम लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद कहते हैं, और अपर हाउस भी कहते हैं, और सेकंड चैम्बर। लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब क्या होता है, जो है जैसे हमारी स्कूल में असेंबली होती थी, असेंबली मतलब होता है सभा, लेजिस्लेटिव मतलब होता है विधान। अब असेंबली मतलब होता है सभा, तो हमें आसानी से याद हो जाएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली विधान सभा, लोअर हाउस भी कहते हैं। और फर्स्ट चैम्बर मतलब कोई भी बिल पास करना हो, कोई भी कुछ भी संशोधन करना हो ना, तो वो कहां से उठता है, लोअर हाउस से, मानी फर्स्ट चैम्बर लोअर हाउस से उठता है, फिर जाता है वो ऊपर अपर हाउस में, यानी पहले कोई भी बिल उठेगा लेजिस्लेटिव असेंबली में, फिर जाएगा वो क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उसके बाद जाएगा वो गवर्नर के पास, तब गवर्नर उसको मंजूरी देता है या नहीं देता है, वो गवर्नर के ऊपर बात है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हमारी नेक्स्ट स्लाइड है हाउ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इज क्रिएटेड और एबॉलिश्ड। हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कैसे बनती है और कैसे भंग यानी कैसे हटाया जाता है। आर्टिकल 169 में ये इसके तहत लिखा गया है, द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू एस्टैब्लिश और एबॉलिश अ स्टेट। ये पार्लियामेंट के पास पावर है कि क्या बोलते हो, किसी भी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल को बना भी सकती है और हटा भी सकती है, ठीक है।
द स्टेट असेंबली इफ पासिस अ रेजोल्यूशन बाय अ स्पेशल मेजोरिटी। अगर क्या बोलते हैं जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है, स्टेट असेंबली है, अगर वो एक रेजोल्यूशन, एक बिल पारित करती है, उसे पास करती है कि क्या बोलते हैं हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी चाहिए, तब वो बिल कहां जाता है? इफ द पार्लियामेंट ऑफ द मेजोरिटी एक्सेप्ट दिस सेम देन द लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी स्टैब्लिश। तो वो जाता है पार्लियामेंट के पास, अगर पार्लियामेंट भी उसमें साइन कर देता है, उसे मंजूरी दे देता है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल वहां बन जाती है। अगर क्या बोलते हैं हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी है और पार्लियामेंट में पहुंच गया है, तो हमें सिंपल मेजोरिटी की जरूरत है। सपोज अगर 100 है, 100 लोग हैं कहाँ हमारे पार्लियामेंट में, उसमें से सिर्फ हमें 51 ही चाहिए, 51 लोगों की यहाँ चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने के लिए। बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की और। लेजिस्लेटिव असेंबली स्ट्रेंथ क्या होती है? नंबर ऑफ मेंबर्स, कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं इस लेजिस्लेटिव असेंबली में? मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली इज 60, कम से कम 60 मेंबर्स तो होने ही चाहिए। मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज 500। अगला है द स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली वेरीज फ्रॉम द स्टेट टू स्टेट डिपेंडिंग ऑन दी पॉपुलेशन। वेरीज मतलब बदलती रहती है, मतलब स्टेट टू स्टेट बदलती है हमारी जो क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ, मतलब हमारी जो ये स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली, मतलब असेंबली की जो स्ट्रेंथ है वो बदलती रहती है स्टेट टू स्टेट, एक स्टेट में अलग है, दूसरे स्टेट में अलग है, वो उसकी पॉपुलेशन को देखते हुए की जाती है। द स्ट्रेंथ ऑफ उत्तर प्रदेश असेंबली 403, ये हाईएस्ट पॉपुलेशन है हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली की पूरे भारत में, जहां कितनी 403 सीटें। सेकंड हाईएस्ट है हमारा वेस्ट बंगाल 294। द स्ट्रेंथ ऑफ सिक्किम असेंबली इज 32, लोएस्ट पॉपुलेशन इन केस ऑफ नागालैंड द मिनिमम स्ट्रेंथ इज फिक्स्ड एट 46। इन केस ऑफ मिजोरम द मिनिमम स्ट्रेंथ इज फिक्स्ड एट 40। इन केस ऑफ अरुणाचल प्रदेश, गोवा, पौंडीचेरी, सिक्किम द मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज फिक्स्ड एट 30। इन पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ को कम रखा गया है, क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ की पॉपुलेशन काफी कम है। बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की और। इलेक्शन कैसे होते हैं? वोट कौन डाल सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स के लिए? इलेक्शन ऑल द मेंबर इन द असेंबली आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। जो इलेक्शन होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, इसके लिए हम वोट करते हैं, यानी जो एमएलए होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को ही हम एमएलए कहते हैं, उसको हम सीधा वोट करते हैं हम लोग। द गवर्नर नॉमिनेट वन मेंबर फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। जो एक होता है, एक मेंबर कौन? गवर्नर क्या करता है? गवर्नर चूज करता है, यानी गवर्नर नॉमिनेट करता है, जैसे राष्ट्रपति करता है, जैसे राष्ट्रपति करता है दो एंग्लो इंडियन मेंबर्स को नॉमिनेट किसके लिए? लोकसभा के लिए। रिजर्वेशन, इसमें रिजर्वेशन भी रखा जाता है। दिस सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द असेंबली ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन रेशियो। जो हमारी रिजर्वेशन है सीट्स का, मानी SC ST के लिए सीट रिजर्व रखी जाती हैं कहाँ? असेंबली में। किसको देखते हुए? पॉपुलेशन रेशियो को देखते हुए, क्योंकि हर स्टेट की पॉपुलेशन अलग है, तो हर स्टेट के लिए भी रिजर्वेशन अलग अलग है, शेड्यूल कास्ट का और शेड्यूल ट्राइब्स का। बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की और। 109th अमेंडमेंट इन द ईयर 2009 द रिजर्वेशन हैज बीन एक्सटेंडेड अप टू जनवरी 25, 2020। अब मैं आपको ये कंफ्यूज नहीं होना 95 अमेंडमेंट एक्ट और 109 अमेंडमेंट में। ये है 109 हमारा अमेंडमेंट में क्या था? ये बिल था, जो हमारा बिल था वो 109 था, पर क्या होता है अमेंडमेंट 95th अमेंडमेंट एक्ट। इस एक्ट के तहत संशोधन किया गया, जो हमारा रिजर्वेशन है उसको बढ़ा दिया गया 25 जनवरी 2020 तक। और उसी सेम अमेंडमेंट यानी 109 उसी के तहत एंग्लो इंडियन पार्टी का भी बढ़ा दिया गया। एंग्लो इंडियंस जो नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा, उसको भी बढ़ा दिया गया 25 जनवरी 2020 तक। टर्म, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। द टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज 5 ईयर। क्या होते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली 5 साल तक रहती है और 5 साल तक राज करती है। इवन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द टर्म 5 ईयर द असेंबली में बी डिसॉल्व बाय द गवर्नर। क्या बोलते हैं? अगर 5 साल पूरे नहीं हुए किसी गवर्नमेंट के, उसे क्या बोलते हैं? उसको भी भंग कर सकता है, मतलब उसको भी सभा से हटा सकता है, उसको सत्ता से हटा सकता है गवर्नर। ये पावर सिर्फ गवर्नर के पास होती है। बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की और। कैन द टर्म ऑफ असेंबली बी एक्सटेंडेड? क्या बोलते हैं? जो उसका कार्यकाल है असेंबली का, वो बढ़ाया जा सकता है। हाँ, बढ़ाया जा सकता है, पर उसके लिए कुछ शर्तें देखते हैं। द टर्म ऑफ असेंबली कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी। अगर सपोज नेशनल इमरजेंसी चल रही है, तो उसके तहत क्या होता है? 1 साल का ड्यूरेशन बढ़ा दिया जाता है। 1 साल तक जो पार्टी है उस टाइम पे, जो असेंबली में है, जो उसका 1 साल तक ड्यूरेशन बढ़ा दिया जाता है। अब
दिस पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड बाय एनी नंबर ऑफ टाइम्स बट नॉट मोर देन 1 टाइम्स। जो ये है इसे एक्सटेंड कितनी भी बार किया जा सकता है। अगर नेशनल इमरजेंसी चल रही है तो इसे एक्सटेंड किया जा सकता है, पर एक बारी में 1 साल ही किया जाएगा, एक बारी में 1 साल ही एक्सटेंड किया जा सकता है, ईयर एट अ टाइम। द एक्सटेंशन कैन नॉट बी कंटिन्यूड बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 6 मंथ आफ्टर द इमरजेंसी हैज सीज टू ऑपरेट। अब हुआ क्या, जैसे सपोज क्या बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी लगी और असेंबली का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। अब हुआ क्या, इसी कार्यकाल के दौरान क्या बोलते हैं हमारी नेशनल इमरजेंसी खत्म हो जाती है, तो क्या बोलते हैं वो जो असेंबली है वो वो असेंबली अपना कार्यकाल कंटिन्यू नहीं रखी, उसके 6 महीने बाद उसे हटना पड़ेगा जैसी हमारी नेशनल इमरजेंसी खत्म हो जाती है। बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्वालिफिकेशन फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, उसके पास भारतीय नागरिकता होनी चाहिए। ही मस्ट नॉट बी लेस देन 25 ईयर ऑफ एज, वो इससे छोटा नहीं होना चाहिए, 25 साल से छोटा नहीं होना चाहिए। ही मस्ट पोजेसेस अदर क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्लियामेंट, जो भी अदर क्वालिफिकेशन है, जो भी नियम है पार्लियामेंट के, उस पर वो खरा उतरना चाहिए, उन सब के ऊपर वो एकदम खरा उतरना चाहिए, तभी वो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए एलिजिबल होगा। बट अब बढ़ते हैं हम डिस्क्वालिफिकेशन की ओर। द डिस्क्वालिफिकेशन आर सेम लाइक दैट ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए है डिस्क्वालिफिकेशन, वही इस लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी है। इफ ही होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, अगर वो किसी भी ऑफिस में कार्यरत है, मतलब काम करता है, तो वो एलिजिबल नहीं होगा, चाहे वो राज्य सरकार के तहत आता है, चाहे वो किसी के भी तहत आता है। इफ ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड्स सो डिक्लेयर्ड बाय अ कोर्ट, अगर उसकी मानसिक स्थिति खराब है तो तब भी वो एलिजिबल नहीं होगा। इफ ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया और हैज एक्वायर्ड अ सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट और अंडर एनी एक्नॉलेजमेंट ऑफ अलायंस टू अ फॉरेन स्टेट, अगर वो सिटीजनशिप नहीं है, उसके पास भारत की नागरिकता नहीं है, तब भी वो एलिजिबल नहीं है। अगर उसके पास किसी और फॉरेन स्टेट की फॉरेन की क्या बोलते हैं नागरिकता रखता है, तब भी वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। इफ ही इज सो डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट द्वारा कोई भी नियम बनाया गया है, अगर वो उस पर खरा नहीं उतर पाता है, तब भी वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए एलिजिबल नहीं है। बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सैलरी क्या होती है? द सैलरी ऑफ द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिसाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। जो क्या बोलते हैं जो सैलरी होती है, जो तनख्वाह होती है लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स की, वो डिसाइड करता है स्टेट लेजिस्लेचर। रेजिग्नेशन, अगर किसी को अपना रिजाइन करना है, अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सबमिट द रेजिग्नेशन टू द स्पीकर। अगर किसी भी एमएलए को, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को रिजाइन करना है, तो वो किसको देगा? अपना रेजिग्नेशन लेटर वो देता है स्पीकर को। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब स्पीकर क्वालिफिकेशन क्या है? ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इलेक्शन, द स्पीकर इज इलेक्टेड फ्रॉम अमंगेस्ट द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन क्या है इस स्पीकर बनने के लिए? स्पीकर बनने के लिए क्वालिफिकेशन है वो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होना चाहिए, और वो इलेक्ट कैसे किया जाता है? जो एमएलए होते हैं, जितने भी एमएलए होते हैं, उनमें से सिर्फ एक हमारा क्या बनता है? स्पीकर बनता है, और उसके लिए वोट कौन करते हैं? बाकी एमएलए करते हैं। द इलेक्शन ऑफ अ स्पीकर इज कंडक्टेड बाय द प्रोटेम स्पीकर। जो क्या बोलते हैं स्पीकर के इलेक्शन कंडक्ट करवाता है, वो कौन कराता है? हमारे प्रोटेम स्पीकर। गाइज इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं इसका पार्ट 2 बहुत जल्द लेकर आऊंगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पर हाईली एक्टिव रहता हूं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अमन सिंह रावत 99। आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही मिलूंगा। थैंक यू।